Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my YouTube channel Unreal Study. Today we are starting a new book from the IGNOU BEGC 101 Indian Classical Literature. In this video, we'll first look at the block introduction, which gives us a brief overview of the course and the timeless stories we'll explore. After that, we'll move on to the Unit 1 titled Indian Aesthetics and Introduction. If you find this video helpful, please make sure to like, share and subscribe to my channel for more educational content. Now let's get started with the block introduction. इस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे कालिदास का सबसे फेमस संस्कृत प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। ये एक रोमांटिक टेल है जिसमें मिथ, लव, डेस्टिनी और मेमोरी लॉस का परफेक्ट ब्लेंड है। इस स्टोरी के थ्रू हमें क्लासिकल इंडियन लिटरेचर का कल्चरल एथोस और इमोशनल डेप्थ समझने को मिलता है। तो चलिए एक शॉर्ट समरी देखते हैं। शकुंतला जो है वो एक डिवाइन चाइल्ड होती है। वो ऋषि विश्वामित्र और मेनका की बेटी होती है। आगे चल के ऋषि कण्वा उन्हें अपने आश्रम में ले आते हैं और वही रेस करते हैं। एक दिन किंग दुष्यंत जो कॉमनर बनकर आश्रम में आते हैं, वो शकुंतला से मिलते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो सीक्रेटली शादी कर लेते हैं। जब दुष्यंत वापस अपने किंगडम लौट रहे होते हैं तो वो अपनी रिंग एज अ टोकन ऑफ लव शकुंतला को दे जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बार ऋषि दुर्वासा आश्रम में विजिट करते हैं और शकुंतला उन्हें इग्नोर कर देती है। अब क्योंकि शकुंतला जो है वो दुष्यंत के ख्यालों में इतनी खोई हुई है, तो ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन्हें कर्ज दे देते हैं। यू शैल बी लॉस्ट इन हिज थॉट्स इवन एज अ मैन ड्रंक फॉरगेट्स हिज टेल। वो ये बोलते हैं कि जिस इंसान के ख्यालों में तुम खोई हुई हो वही तुम्हें भूल जाएगा। बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो इस कर्ज को थोड़ा सा इजी कर देते हैं और शकुंतला को बोलते हैं कि जब भी तुम ये रिंग जो उन्होंने तुम्हें दी थी दुष्यंत को दिखाओगी तो इस कर्ज का जो इफेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा और उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अब शकुंतला जो है वो किंगडम की तरफ जा रही होती है और रास्ते में उनकी जो रिंग है वो खो जाती है। एक फिश जो है उस रिंग को स्वॉलो कर लेती है। जब वो किंगडम पहुंचती है तो दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं होता। जैसे ही वो उन्हें रिंग दिखाने को होती है तो देखती है कि रिंग खो चुकी है। अब दुष्यंत जो है वो उस कर्ज के इफेक्ट में है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता और वो उन्हें ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ चाहो तो रह सकते हो। अब शकुंतला जो है वो प्रेग्नेंट है तो दुष्यंत उन्हें ये बोलता है आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो। कुछ टाइम बाद जब आपका बेबी बॉर्न होगा तो पता चल ही जाएगा इसका फादर कौन है। इस बात से शकुंतला जो है वो बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद कुछ सिपाही जो हैं वो एक फिशरमैन को पकड़ के लाते हैं और उसके पास वही सेम रिंग मिलती है। तो किंग उनसे पूछता है कि ये रिंग आपके पास कहाँ से आई। तो वो बोलता है कि एक फिश को काटते टाइम उसे ये रिंग उसके पेट से मिली। उस रिंग को देखते ही किंग को सब याद आ जाता है और कर्ज का जो इफेक्ट है वो ब्रेक हो जाता है। अब उसे शकुंतला के बारे में सब कुछ याद है और वो उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है। आगे चल के स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे दुष्यंत को अपना बेटा मिलता है और वहीं पे शकुंतला भी आ जाती है और इनका एक हैप्पी रियूनियन हो जाता है और यही स्टोरी की एंडिंग है। इस स्टोरी की थीम्स है लव एंड सेपरेशन, मेमोरी एंड आइडेंटिटी, डेस्टिनी एंड डिवाइन इंटरवेंशन, रोल ऑफ कॉसेस एंड सेजेस इन स्टोरी टेलिंग। ये तो हमने बात की इस ब्लॉक के ओवरव्यू की। आगे चल के हम इस स्टोरी को प्रॉपर पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 1 इंडियन एस्थेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। In this unit, we explore the roots and richness of Indian classical drama. जैसे हर लिटरेरी जॉनरा का अपना एक ओरिजिन और इवोल्यूशन होता है, ड्रामा भी एक यूनिक परफॉर्मेटिव आर्ट फॉर्म है। It's not just dialogues on paper, but also includes gestures, dance, costume, background, music, and live performance. Now come to Indian classical drama. Indian drama की beginning वैदिक रिचुअल एंड डायलॉग से हुई थी अराउंड 1500 to 1000 BCE। आगे चल के इस ट्रेडिशन को एक शेप दिया नाट्य शास्त्र ने, रिटन बाय भरत मुनि इन द 3rd century CE। ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट था, मतलब क्लासिकल इंडियन ड्रामा के बेसिक रूल्स और थ्योरी इसी टेक्स्ट से आते हैं। इंडियन ड्रामा को एक डिवाइन ओरिजिन माना गया है। ऐसा कहना है कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये हमें देवताओं से मिला है। अब देखते हैं ग्रीक ड्रामा और इंडियन ड्रामा में डिफरेंस। ग्रीक ड्रामा जो है वो स्ट्रिक्ट यूनिटी होती है, उसमें एक ही टाइम, एक ही जगह, एक ही एक्शन इस पे बेस्ड होता है। लेकिन इंडियन ड्रामा इसमें ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता।
इंडियन ड्रामा में सॉन्ग्स, डांस, सुपरनेचुरल पावर का भी यूज होता है। ये एक फुल एक्सपीरियंस देता है। वेस्टर्न ड्रामा ट्रेजेडी पे एंड होता है, लेकिन इंडियन ड्रामा का एम होता है स्पिरिचुअल लिबरेशन। नाउ लेट्स फोकस ऑन संस्कृत ड्रामा, वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रेडिशंस। अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, ड्रामा का पर्पस है एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्ट्रक्शन, जस्टिस और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। इसलिए हमारे जो ड्रामाज हैं वो ट्रेजिक नहीं होते, लेकिन उनकी जो एंडिंग्स हैं वो ट्रेजिक नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जहाँ एंडिंग को अपलिफ्टिंग या फिर पीसफुल माना जाता है। क्योंकि ड्रामा एम्स टू एलिवेट योर इनर सेल्फ थ्रू रसा। रसा क्या है? रसा एक रिफाइंड इमोशनल रिस्पॉन्स है जो ऑडियंस फील करती है ड्यूरिंग अ प्ले। ओके, इसमें जो रसा का जो कंस्ट्रक्शन है वो इन एलिमेंट से होता है। फर्स्ट विभव यानी कि कॉजेस, सेकंड अनुभव इफेक्ट, थर्ड व्यभिचार भव यानी कि टेम्परेरी इमोशंस, और फोर्थ स्थायी भव यानी कि परमानेंट इमोशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ संस्कृत प्ले। क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट रूपक, ये एक मेजर फॉर्म है। सेकंड है उपारूपक, ये एक माइनर फॉर्म है। थर्ड है नाटक, यहाँ पे हीरोइक या फिर माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं। फोर्थ है प्रकरण, यहाँ पे फिक्शनल स्टोरीज विद कॉमन कैरेक्टर्स लाइक नॉन माइथोलॉजिकल। देन उसके बाद 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस ऑफ प्लॉट स्ट्रक्चर। फर्स्ट है मुखा, मुखा मतलब ओरिजिन, जहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। सेकंड है प्रतिमुखा, इंसिडेंट, यहाँ पे मेन इवेंट या फिर टर्निंग पॉइंट आता है। थर्ड गर्भ यानी कि जर्म, यहाँ से मेन कॉन्फ्लिक्ट या फिर इशू डेवलप होता है। फोर्थ है विमर्श यानी कि क्राइसिस, सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट ये होता है। और फिफ्थ है निर्वहन यानी कि कंप्लीशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन और पीसफुल एंडिंग। तो ये है 5 स्टेजेस हमारे किसी भी ड्रामा का जो प्लॉट तैयार होता है उसके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर एस्पेक्ट्स ऑफ संस्कृत ड्रामा। फर्स्ट, बाइलिंगुअल नेचर ऑफ ड्रामा। अपर कास्ट के जो कैरेक्टर्स होते थे वो संस्कृत बोलते थे। विमेन, सर्वेंट, बच्चे या लोअर कास्ट के जो कैरेक्टर्स होते थे वो प्राकृत बोलते थे। इस ड्रामा की जो ऑडियंस होती थी वो मेनली एजुकेटेड एलीट ग्रुप से होते थे, यानी कि कॉमन ग्रुप के लिए ये जो ड्रामा था वो नहीं था। राजा महाराजा वगैरह जो भी होते थे उनका सपोर्ट भी जो है वो इन ड्रामास को मिलता था, इसलिए ये जो ड्रामास हैं ये काफ़ी प्रेस्टिजियस माने जाते थे। नेक्स्ट वी हैव परफॉर्मेंस ट्रेडिशन। अनलाइक ग्रीक और यूरोपियन ड्रामा, संस्कृत ड्रामा में फीमेल एक्टर्स अलाउड थी। जैसे कि ग्रीक और यूरोपियन ड्रामास में फीमेल्स एक्टर अलाउड नहीं होती, यहाँ पे फीमेल्स एक्टर अलाउड थी। उन पे कोई बैन नहीं था। एक्टिंग जो है वो आप ग्रुप में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, लाइक मेल्स ओनली या फिर फीमेल या फिर मिक्सचर दोनों का। देन वी हैव स्टॉक कैरेक्टर्स, यानी कि रिपीटेटिंग रोल्स इन एवरी ड्रामा। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो हर संस्कृत नाटक में कॉमनली दिखते ही थे। फर्स्ट सूत्रधार यानी कि नरेटर, ये स्टेज मैनेजर यानी कि जो कहानी को गाइड करता है। सेकंड नायक, जो हीरो होता है स्टोरी का। थर्ड नायिका, हीरोइन। फोर्थ विदूषका यानी कि क्लाउन या जोकर, जो एक कॉमिक रिलीफ देता है स्टोरी में। देन वी हैव डिक्लाइन एंड लेगेसी। संस्कृत ड्रामा का डिक्लाइन हुआ ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि मोस्टली लोगों को संस्कृत नहीं आती थी तो उन्हें ड्रामा समझ ही नहीं आता था। सेकंड था रिजिड रूल, यहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर था। आज भी कुछ मॉडर्न प्ले राइट्स हैं जो संस्कृत में लिखते हैं, जैसे कि मनमोहन आचार्य, विद्याधर शास्त्री, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट्स की। इसमें कुछ फेमस नेम है। सबसे पहले सुद्रका, भासव, भावभूति, हर्ष और कालिदास। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भासव के बारे में। ये एक अर्ली प्ले राइट थे, लेकिन इनका जो वर्क था वो रीडिस्कवर हुआ था 1909 से 1913 के बीच। इन्होंने अपने प्लेस के लिए महाभारत, रामायण और पुराण का यूज़ किया था, और इनके कुछ फेमस नाटक थे जैसे कि स्वप्न वासवदत्त। इसमें उन्होंने रोमांस और पॉलिटिक्स इन दोनों को दिखाया था। उसके बाद उरुभंगा और कर्णभरा, ये ट्रैजिक एंडिंग्स वाले प्ले थे जो यूजुअली संस्कृत में रेयर होते हैं, क्योंकि
संस्कृत में जो है वो मोस्टली हम हैप्पी एंडिंग्स या फिर पीसफुल एंडिंग के बारे में ही बात करते हैं। देन उसके बाद भाषा जो थे इन्होंने काफ़ी कुछ ट्रेडिशनल रूल्स जो थे उन्हें तोड़ा था, जैसे कि इन्होंने स्टेज पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस शो करी थी, जो कि यूजुअली हम संस्कृत प्ले में नहीं देखते। इन्होंने एंटी हीरोज जैसे कि कर्ण और दुर्योधन जो महाभारत के कैरेक्टर्स थे उनको शो किया था, उनके इमोशंस को, उनके स्ट्रगल को एक सेंसिटिव तरीके से प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुद्रका की। सुद्रका जो थे वो एक पोएट किंग थे जो उज्जैन से बिलोंग करते थे। इनका फेमस वर्क था मरीचिका, द लिटिल क्ले कार्ट। ये एक लव स्टोरी है जिसमें चारुदत्ता यानी कि एक ब्राह्मण और वसंत सेना एक कोर्टसन या वैश्य की स्टोरी थी। इस नाटक में रोमांस और ह्यूमर दोनों का मिक्सचर था। इसमें अर्बन सोसाइटी का रियलिस्टिक पोर्ट्रेल दिखाया गया था। उनके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट वर्क थे जैसे कि बाना। ये एक टाइप का मोनोलॉग प्ले फॉर्म होता है। इसमें सिर्फ एक एक्टर होता है जो डिफरेंट डायलॉग्स और करेक्टर को अकेले ही इनैक्ट करता है। कॉमेडी और सरकाज़म से भरा होता है ये, और एक टाइप का वन मैन एक्ट कह सकते हैं हम इसे। सुद्रका का जो फेमस वर्क था मरीचिका, ये 1984 की हिंदी फिल्म उत्सव को इसने इंस्पायर किया था जो गिरीश कर्नाड ने बनाई थी। चलिए बात कर लेते हैं अपने थर्ड संस्कृत प्लेराइट की, भावभूति। ये 8th सेंचुरी के फेमस संस्कृत प्लेराइट थे। किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के कोर्ट पोएट थे। इनके जो नाटक होते थे वो मोस्टली रामायण पे बेस्ड होते थे, जैसे कि महावीर चरित्र। इसमें इनका जो नाटक था वो भगवान राम के अर्ली लाइफ पर बेस्ड था। इसमें उनका चाइल्डहुड और अर्ली हीरोइज्म दिखाया गया था। देन उत्तरा रामचरित्र, ये रामायण के बाद के इवेंट्स पे बेस्ड था, जैसे कि माता सीता के वनवास और उनके रियूनियन को कवर करता था। एक इमोशनल और सीरियस टोन रखता था ये। देन उसके बाद मालती माधव, ये एक रोमांटिक प्ले है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ मैजिक और हॉरर ये दोनों चीज़ें, और एक लव स्टोरी के साथ साथ इसमें सुपरनेचुरल सस्पेंस भी मिलता है। अब इनका जो स्टाइल था इनके वर्क का वो क्या था, ये अपने वर्क में विदूषका यानी कि जोकर क्लाउन, हमने पढ़ा था ना कॉमिक रिलीफ, ये कॉमिक रिलीफ जो है अपने वर्क में यूज़ नहीं करते थे, जो कि मोस्टली संस्कृत प्ले में होता था। ठीक है, इनके जो वर्क होते थे वो ज़्यादा इंटेंस होते थे, और ये अपने वर्क में रौद्र यानी कि एंगर और विभत्स यानी कि डिस्गस्ट, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। इनके प्लेज में जो है वो लाइट मूवमेंट्स बहुत कम होते थे, डेंस पोएटिक डिस्क्रिप्शंस होती थी, और डायलॉग्स जो थे वो बहुत ही कम होते थे। इनके जो डायलॉग्स होते थे वो मोस्टली पोएटिक और डीप होते थे, और सिंपल जो बातचीत होती है वो वाले डायलॉग्स जो थे वो कम थे इनके वर्क में। तो चलिए अब बात करते हैं कालिदास की। मोस्ट फेमस संस्कृत पोएट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। जैसे इंग्लिश ड्रामा में शेक्सपियर की पोजीशन है, वैसे ही इंडियन ड्रामा में कालिदास की पोजीशन है। इनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा पोएटिक, नेचर इंस्पायर्ड और रोमांटिक होता है। इन्होंने अपने वर्क को गुप्ता पीरियड में लिखा। इसको गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी कहते हैं। इनके फेमस वर्क जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, जिसकी हमने अभी ब्लॉक इंट्रोडक्शन में शॉर्ट समरी भी देखी थी, और आने वाली यूनिट्स में हम इसे कवर करेंगे। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, राजकुमार अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी। उसके बाद विक्रमोर्वश्यम, ये राजा पुरुवास और अप्सरा उर्वशी की डिवाइन लव स्टोरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कालिदास के स्टाइल और इम्पोर्टेंस की। कालिदास का जो लैंग्वेज होता था अपने वर्क में वो बहुत ही पोएटिक होता था और बिल्कुल प्योर संस्कृत में होता था। इन्होंने नेचर डिस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा फेमस किया। सो कंक्लूजन पे जंप करने से पहले आई वांट टू से समथिंग। I have done my best to pronounce all the Sanskrit words correctly, but if there is any mistake, I truly apologize. Please consider it as an honest effort from a learner's heart. So अब बात करते हैं हमारे कंक्लूजन की। इस यूनिट में हमने जाना कि कैसे इंडियन क्लासिकल ड्रामा डेवलप हुआ, वेद से लेके संस्कृत प्ले तक,
how it differs from Greek drama, how Rasa builds emotion, और कैसे playwrights like भास, सुद्रका, भावभूति ने अपना contribution दिया. Drama is not just a form of art. It's a spiritual and cultural experience in Indian tradition. So that's all for today's video. We have now completed Unit 1 from BEGC 101 Indian Classical Literature. In my next video, I'll be covering Unit 2 Kalidas and Overview. If you found this video helpful, do give it a like, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so you never miss an update. It really motivates me to keep creating such content for you. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. I'll see you in the next video. Till then, stay tuned. Bye bye.